नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेदों को देखने का प्रयास करेंगे, जहाँ से डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि फलाने अनुच्छेद में क्या है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में देखे थे अनुच्छेद 61 तक, जिसमें अनुच्छेद 61 में क्या है तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाने का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में इम्पीचमेंट शब्द का जो प्रयोग है वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के संबंध में ही किया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए मतलब कि व्यवहारिक रूप में बोलचाली भाषा में बोल दिया जाता है कि इम्पीचमेंट लाया जा सकता, लेकिन उनके संबंध में भारतीय संविधान में कहीं पर भी इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को जज के हटाने के लिए आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 के तहत एक संकल्प पारित किया जाता है। जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी एक संकल्प पारित किया जाता है, ना कि इम्पीचमेंट लाया जाता है। तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि जो महाभियोग जैसा शब्द जो है, यह शब्द सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यह हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहने का मतलब यह है कि यह प्रक्रिया किस प्रकार चलेगी। तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग बस एक ही कंडीशन में लाया जा सकता है। कब? जब वो संविधान का उल्लंघन करे, मतलब क्या, जब वो संविधान का अतिक्रमण करे तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। किस सदन में लाया जा सकता है? तो दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा। जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित, मतलब पदच्युत करने से संबंधित जो संकल्प है, जो प्रस्ताव है, वह सबसे पहले मतलब क्या हुआ राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव जो है वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव आने के बाद मतलब क्या उस पर चर्चा होने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि आपके खिलाफ महाभियोग लगाया जा रहा है। यह भी हमें याद रखना। तो राष्ट्रपति जी के पास यहाँ पर यह अधिकार है कि या तो वह खुद प्रेजेंट हो या उनके द्वारा नियुक्त कोई एडवोकेट उन पर मतलब उनकी तरफ से बात को सदन में प्रस्तुत करे। तो इम्पीचमेंट का मतलब यह। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। मतलब क्या अनुच्छेद 62 यह बोल रहा है कि राष्ट्रपति का जो पद है वह कितने दिनों के भीतर भर जाना चाहिए। मान लीजिए अभी ए नाम का व्यक्ति मानिए राष्ट्रपति है, या रामनाथ कोविंद जी भी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और इनका पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो कितने दिनों के भीतर? तो 6 माह, मतलब क्या 6 माह के भीतर इस पद को भरना अनिवार्य है। लेकिन संविधान में यह लिखा गया कि मतलब क्या राष्ट्रपति का जो पद है यह 1 सेकेंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो पुराने राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण ना कर ले। यदि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हैं और यदि उनके पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया और वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे और जो राष्ट्रपति को सारी सुविधाएं मिलती थी वह सारा सुविधा और वह सारा पावर उपराष्ट्रपति में ऑलरेडी निहित हो जाएगी। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। लेकिन किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में भारत के राष्ट्रपति का जो पद जो है वह खाली नहीं रह सकता, वह रिक्त नहीं रह सकता है। और कितने समय के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो अधिकतम 6 माह के भीतर पुनः चुनाव, मतलब क्या पुनर्निर्वाचन कराने का जो वह अधिकार, मतलब 6 माह के भीतर राष्ट्रपति पद के लिए नया इलेक्शन होना अनिवार्य है। यह यहाँ पर दिया गया है। और फिर जो निर्वाचन होगा उनका जो पद होगा वह उतना साल का होगा, या भी कितना, तो वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, 5 के 5 साल वो पूरा करेंगे वो। लेकिन उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनेंगे तो वह कितना अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? तो वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, मतलब 6 माह के भीतर चुनाव होगा, फिर वो अपना ग्रहण कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक कंडीशन बना कि उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो उस समय उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो बस वही उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में जब पद ग्रहण करते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन्हें राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाएंगे। यह भी आप यहाँ से याद। अब रहा कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में, इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति के संबंध में यह संविधान में स्पष्ट उल्लेखित नहीं है कि कितने दिनों के भीतर चुनाव होना चाहिए। वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो उतना जल्द चुनाव हो जाना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। लेकिन राष्ट्रपति के लिए दिया हुआ है कि अधिकतम 6 माह के भीतर चुनाव होना जरूरी है। यह भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 63 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, मतलब क्या भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होना, किस अनुच्छेद 64 के तहत।
उपराष्ट्रपति जैसे ही उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त होते हैं, मतलब क्या वो पद ग्रहण करते हैं, तो उसके साथ ही उन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन का मतलब क्या, ऑलरेडी आप उपराष्ट्रपति बने और आपको आपके उपराष्ट्रपति के पद में ही निहित है राज्यसभा का सभापति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद 64 के तहत। राज्यसभा से आप याद रखेंगे कि राज्यसभा जो है यह एक ऊपरी सदन है, मतलब क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहा जाता है। राज्यसभा उच्च सदन, मतलब यहाँ पर राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और लोकसभा मतलब क्या, निम्न सदन, मतलब क्या, लोगों का सदन। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 250। कैसे, तो 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किन क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में अभी आप वर्तमान परिस्थिति में आप देखेंगे तो विज्ञान के क्षेत्र से बहुत कम व्यक्तियों को लिया जा रहा है, मतलब क्या, अभी राज्यसभा में अच्छे साइंटिस्ट, मतलब विज्ञान मतलब क्या, जो विज्ञान के ज्ञाता हो, प्रख्यात हो, उन्हें लेना चाहिए राज्यसभा में, जो साहित्यकार हो, लिटरेचर से जिनका अच्छा संबंध हो। लेकिन अब हो क्या रहा है, तो फिल्मी दुनिया से उठा के ले रहे हैं, क्रिकेट की दुनिया से उठा के ले रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि कला है। तो अब वर्तमान में जैसे है हेमा मालिनी जी थे, रेखा, जया बच्चन, तो ये सब राज्यसभा में मेंबर मनोनीत किए गए थे। लेकिन किस क्षेत्र से, क्या फिल्म दिया हुआ, फिल्म नहीं, वह एक कला है, कला के क्षेत्र से इनको मनोनीत किया गया था। तो मनोनीत मेंबर जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव में, इलेक्शन में भाग नहीं लेता है। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा, दिल्ली व पांडिचेरी या पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और विधानसभा में भी जो राज्यपाल के द्वारा जो एक सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वह मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत एज ए नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। एंग्लो इंडियन का बात रहा, तो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव भाग ले सकता है, उनसे कोई जाति की दुश्मनी नहीं है। लेकिन यदि एंग्लो इंडियन इलेक्टेड होकर आया है, तब यदि एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होकर आया है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति होना, मतलब क्या, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्ति हो जाए, बताएं कि मान लीजिए उनका निधन हो गया हो, तो इस स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में होगा। यह कहाँ बोला गया, तो अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो राज्यसभा व लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति के वोटिंग में भाग लेते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और एक निर्वाचक मंडल इनके लिए बनता है, जिसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि, मतलब क्या, उपराष्ट्रपति का जो पद जो है वह कितना होगा, इसका चर्चा अनुच्छेद 67 में किया गया है। अनुच्छेद 68, तो 68 उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 69 थोड़ा सा देखिएगा आप, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, मतलब क्या, उपराष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत। 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सशक्त विषयत। मान लीजिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ या विधानसभा का चुनाव, तो इन चुनावों से संबंधित विवाद को निपटारे का अधिकार चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन को। जबकि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है, तो उसका निपटारा करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद की जो स्थिति उत्पन्न होती है, इस स्थिति से कौन, मतलब इस स्थिति को कौन निपटारा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट। यह भी याद रखेंगे। या आपसे पूछिए उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन सुलझाता है, तो सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 71 के तहत। नेक्स्ट, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के तहत यह है कि राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है। दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। मतलब क्या, संघ से, मतलब क्या, केंद्र के कानून के तहत यदि किसी को सजा दिया गया है तो अंतिम उपाय, सुप्रीम कोर्ट से यदि आपको सजा मिल गई है तो आपके पास अंतिम उपाय है, राष्ट्रपति से आप क्षमादान कर सकते हैं। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति क्षमादान देने के लिए बाध्य नहीं है, यह भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति जी यहाँ पर क्षमादान देने के लिए बाध्य नहीं है, यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वह क्षमादान देते हैं या नहीं देते हैं। क्षमादान का मतलब क्या, आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए आपको बाद में एहसास हो रहा है कि अब या हमने ऐसा नहीं किया, या मतलब क्या हमें सजा, जैसे मान लीजिए मृत्युदंड की सजा दी गई है तो हमें मृत्युदंड से बदल कर हमें उम्र कैद कर दे या 10 साल की सजा कर दे, या मतलब क्या सजा का जो रूप है उसको परिवर्तन कर दे, या सजा का जो मतलब प्रोसेस है उसको थोड़ा कम कर दे, या बदल यदि 10 साल का सजा दिया गया तो हमें 7 साल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। या मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सजा दे दिया गया उम्र कैद की, और उनके परिवार में उनके अलावा पुरुष नाम के कोई व्यक्ति नहीं है और 4 बच्चे, एक फैमिली है, तो वो पूरा परिवार उनके ऊपर ही आश्रित है। तो इस कंडीशन में वे अपील कर सकते हैं कि जो हमें क्षमादान दिया जाए, जो हमारे बाद हमारे घर को, हमारे परिवार को देखने के लिए कोई उस ढंग के व्यक्ति नहीं है, जिम्मेदारी। तो इस कंडीशन आप पर लास्ट उपाय आपके पास है, जो सुप्रीम कोर्ट यदि सजा दे दिया तो उसके बाद आपके पास एक उपाय और बचता है, वो है राष्ट्रपति के पास आप क्षमादान देने के लिए, आप क्षमा मांगने के लिए आप एक आवेदन दे सकते हैं, और राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है आर्टिकल 72 के तहत, यह भी याद रखेंगे। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। आर्टिकल 74 के तहत एक मंत्री परिषद मतलब क्या, COM का मतलब क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 74 में यह स्पष्ट दिया गया है, जो मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 74 में सबसे पहली बार किया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह किस लिए होगा, तो यह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए। राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं, मतलब क्या संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख देखा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं भारत में, क्योंकि यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। और जहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था होता है, अध्यक्षीय व्यवस्था, तो वहाँ पर राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं, जबकि संसदीय व्यवस्था में व्यवहारिक रूप से, मतलब कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री वहाँ के मुखिया होते हैं, जो हमारे भारत देश के हैं। तो उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 75 के तहत यह दिया गया है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते कौन, तो राष्ट्रपति। अब यहाँ पर एक कभी कभी एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या मनोनयन होता है या नियुक्त होता है या इनमें से कोई नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। और प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। फिर मन में आएगा कि वो तो इलेक्शन होता है, तो ऐसे निर्वाचन होता है। निर्वाचन में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, निर्वाचन में एक विधायक का चुनाव होता है, एक सांसद का चुनाव होता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वह पहले बनारस के एक सांसद हैं, वो एक, तब वह देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जैसे चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, तो उन सभी इलेक्शन, मतलब क्या, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो सभी विधायक दल या सभी सांसदों के द्वारा अपना एक नेता चुना जाता है, और वह एक पत्र लेकर सभी पार्टी मिलकर जाकर राष्ट्रपति के पास एक पत्र सौंपते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे पास बहुमत है और हम कार्यपालिका चलाने में सक्षम हैं, हम मंत्रिमंडल बनाने में सक्षम हैं। लेकिन यदि ऐसा कंडीशन नहीं हो, मतलब क्या किसी भी पार्टी को यदि बहुमत नहीं मिला हो, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वह जिस व्यक्ति को सही समझे, उपयुक्त समझे, उन्हें यह लगे कि यह व्यक्ति बहुमत हासिल करने में सक्षम होगा या विश्वास मत हासिल कर लेगा, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो हमेशा याद रखेंगे प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री निर्वाचन होता है और ना ही उनका मनोनयन होता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन का मतलब क्या, अनुच्छेद 76 के तहत कहा गया कि भारत का महान्यायवादी होगा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल वो भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। अब महान्यायवादी का मतलब क्या, महान्यायवादी का मतलब यह हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं महान्यायवादी मतलब भारत सरकार का वकील। जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का वकील होता है कौन, तो स्टेट गवर्नमेंट के वकील को हम लोग बोलते हैं महाधिवक्ता। उसी प्रकार से भारत सरकार का एडवोकेट, जो भारत सरकार का पक्ष भारत की सुप्रीम कोर्ट में, वो भारत से किसी भी न्यायालय में रख सकता है या रखता है, उसे हम लोग भारत का महान्यायवादी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल जिसको बोला जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन किसके सिफारिश पर, तो COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी के लिए क्या योग्यता चाहिए,
तो इस पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्य हो। मतलब क्या भारत का न्यायाधीश हुआ। अब बताइए एडवोकेट कौन बनेगा? जो साइंटिस्ट होगा क्या वो महान्यायवादी बन सकता है? सवाल ही नहीं है, क्योंकि जिसका संबंध साइंस के क्षेत्र से है वो लॉ का वो कैसे डील कर पाएगा वो। अब मानिए कोई क्रिकेटर है तो क्या वो महान्यायवादी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसके लिए लॉ का ज्ञान चाहिए, क्योंकि आप भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में आप या भारत के किसी भी स्टेट में आप सरकार के पक्ष को आप प्रस्तुत करेंगे, तो एज ए लॉयर होना चाहिए। मतलब क्या, एक तरह से आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए और वो भी अच्छी खासी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए बोला गया है कि महान्यायवादी के लिए कोई स्पेशल योग्यता नहीं है, लेकिन हाँ इसके लिए यह बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही योग्यता अटॉर्नी जनरल भारत के बनने के लिए योग्यता है। और शपथ तो संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति, मतलब क्या महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? तो महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट महान्यायवादी को शपथ दिलवाते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। महान्यायवादी कार्यकाल कितना होता है? तो अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। यह भी है किसके प्रसाद पर्यंत तक? तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। कहने का क्या मतलब है कि कभी कभी एग्जाम पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, तो याद रखेंगे महान्यायवादी जो है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और ऑप्शन में यदि राज्यपाल भी हो तो राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये दोनों हो तो दोनों होगा आंसर, या दोनों में से कोई एक हो तो एक होगा आंसर। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। इनको हटाने का क्या प्रोसेस है? तो संविधान में महान्यायवादी को हटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के समय प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है किसके तहत? तो अनुच्छेद 78 के तहत, अनुच्छेद 78 के तहत कि वह समय समय पर वह राष्ट्रपति को देश की प्रशासनिक, देश की आर्थिक, इन सभी स्थितियों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। यह प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा दायित्व है, एज ए कर्तव्य, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रधानमंत्री का। अब फिर रहा कि प्रधानमंत्री के समय में कहाँ क्या आ गया? तो अनुच्छेद 74 अभी तो हम लोग देखे थे। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? तो इस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। भारत में आप याद रखेंगे कुल 3 ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा सदस्य होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कौन? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, तो वह राज्यसभा की मेंबर थी। एच डी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे 1996 में, तो वह भी राज्यसभा के ही मेंबर थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से 2009 तक प्रधानमंत्री रहे और 9 से फिर 14 तक, तो वे भी राज्यसभा के मेंबर है। मतलब क्या, प्रधानमंत्री बनने के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि आपको लोकसभा का ही सदन होना होगा। आप किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। यदि आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं भी हैं तो भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह के भीतर आपको दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री संबंधित अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आर्टिकल 263 के तहत यह कहा गया है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है, या योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इन 3-4 आयोग का नाम आप याद रखेंगे। इन सभी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। जैसे वो प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते हैं वैसे उनके अंदर यह 3-4 परिषद का जो अध्यक्ष का पद है वह निहित हो जाता है। प्रधानमंत्री हमेशा बहुमत दल का नेता होगा और शपथ इस शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। मतलब क्या, प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, उसमें राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कह सकता है। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 79 संसद। अब देखिए संसद के अंतर्गत क्या है। संसद में राज्यसभा, LS लोकसभा और P मतलब प्रेसिडेंट। मतलब क्या, भारत के संसद में आर्टिकल 79 में यह स्पष्ट कहा गया है कि संसद का मतलब है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर संसद शामिल है। संसद का गठन किया था संसद, इसे बोला था आर्टिकल 79। और 79 आर्टिकल्स आप याद रखेंगे। सोना का एटॉमिक नंबर किसका? तो सोना का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सोना का एटॉमिक नंबर जो है, मतलब क्या, सोना का जो परमाणु संख्या है वह भी 79 ही होता है। यह भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट, राज्यसभा का गठन या राज्यसभा का संरचना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा और पारा का एटॉमिक नंबर भी 80 होता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा को आप बोल सकते हैं निम्न सदन, लोगों का सदन एज ए लोकसभा, यह भी आप याद रखेंगे। और हमेशा याद रखेंगे कि लोकसभा में विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव, यह दोनों हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव जो है, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जो है वह विपक्षी द्वारा लाया जाता है हमेशा, और विश्वास प्रस्ताव वह पक्ष जो सत्ताधारी सरकार है उनके द्वारा लाया जाता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है कितनी? 552। वर्तमान में है कितना? 545। कैसे? तो 530 राज्यों से 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनयन करने का अधिकार है। लेकिन वर्तमान समय में 2 एंग्लो इंडियन का जो नियम था वो लगभग अभी तक घोषणा तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक नहीं नियुक्त किया गया, तो बोल सकते हैं ऐसा कि अभी तक ऐसा कोई संख्या नहीं दिया गया है। तो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 331 मतलब कि अनुच्छेद 331 के तहत। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अग्रता ही विजेता, इस पद्धति से लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के मेंबर किस प्रकार चुने जाते हैं? तो लोकसभा के मेंबर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक। कब से कब तक? तो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा को भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। और पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, यह भी याद रखेंगे। जबकि इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। डेट दोनों याद रखिएगा, 13 मई 1952। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया, जबकि लोकसभा का पहली बैठक 13 मई 1952 को। लोकसभा का जनक या प्रथम लोकसभा स्पीकर किसे कहा जाता? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी को। और लोकसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर भी गणेश वासुदेव मावलंकर जी को ही चुना गया था। पहली लोकसभा में कुल कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? कितने वोट हुआ था? तो 489। पहली लोकसभा में 489 सीटों पर चुनाव हुआ था। और कांग्रेस को उस समय 364 सीट प्राप्त हुआ। कितना हुआ था कांग्रेस को? तो कांग्रेस को उस समय कुल 364 सीट प्राप्त हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, यह भी आपको यहाँ से याद ही होगा। और डॉक्टर अम्बेडकर और JB कृपलानी भी पहले लोकसभा चुनाव हार गए थे। बहुत बड़े नेता थे, संविधान के रचयिता थे। देखिए हमारे देश की विडंबना, जिन्होंने संविधान बनाया वे ही चुनाव हार गए थे, पहली लोकसभा चुनाव। तो यह आप यहाँ से लोकसभा थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समाज मतलब परिसीमन आयोग का चर्चा अनुच्छेद 82 में किया गया है। अनुच्छेद 85 उसके बाद आप देखेंगे। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन का अधिकार राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 75 के तहत यह कहा गया है संसद के सत्र बुलाने का, सत्रावसान करने का और लोकसभा को विघटन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। हमेशा याद रखिएगा राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। विघटन जब भी होगा कब होगा? किसका होगा? तो लोकसभा का होगा। अनुच्छेद 86 सदनों का अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 86 के तहत सदन को अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार संसद का अधिकारी। मतलब क्या? अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 88 किससे है? तो अनुच्छेद 88 का महान्यायवादी से। जिस प्रकार से संसद के सदस्य को संसद में विशेषाधिकार है, उसी प्रकार से महान्यायवादी को संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के दोनों में से किसी भी सदन में बैठक में भाग लेने का अधिकार, बोलने का अधिकार और किसी भी समिति का सदस्य बनाए जाने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। तो एग्जाम पूछता है निम्नलिखित में से किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की बैठकों में भाग लेता है, तो याद रखेंगे महान्यायवादी एज अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 88 के तहत। तो आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88 यह दोनों किससे संबंधित है? तो यह दोनों का दोनों आर्टिकल अटॉर्नी जनरल एज ए महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का चर्चा किया गया है। फिर 90 नहीं देखेंगे हम लोग।
93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अंतर्गत यह कहा गया है कि लोकसभा का स्पीकर जो है और लोकसभा का जो मतलब कि उपाध्यक्ष, इनकी नियुक्ति का चर्चा किसमें, तो अनुच्छेद 93 के तहत किया है। लोकसभा स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेते, यह भी याद रखेंगे, पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। और लोकसभा के स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन होता है, तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो है जो संसद जो जीते हुए मेंबर होंगे उन्हीं मेंबरों में से सभी की सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष चुना जाता है। क्या सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का ही व्यक्ति से वोट करेगा, नहीं, सभी मिलके इनको चुनेंगे। लेकिन यह अनिवार्य है कि इनको लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा। ये इनमें यह कंडीशन फॉलो नहीं होगा कि 6 मंथ बाद किसी भी सदन का सदस्य बन जाएंगे, इसमें ऐसा कोई चर्चा नहीं कहा गया है, यह भी याद रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ज्वाइंट संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या, संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है, जब एक ही प्रस्ताव पर दोनों सदनों में जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करती है। राष्ट्रपति महोदय इसको बुलाते हैं, क्यों, तो उस विधेयक पर, उस प्रस्ताव पर चर्चा होकर स्पष्ट हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, संयुक्त बैठक जो है यह मनी बिल पर नहीं बुलाया जाता है और संविधान संशोधन पर नहीं बुलाया जाता। इन दोनों बिल पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है, यह भी याद रखेंगे। फिर पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 118 सब क्लोज 4 अनुच्छेद 118 के क्लोज नंबर 4 में यह लिखा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगी। यदि स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, यदि लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष, सभापति नहीं, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, यदि वो भी नहीं है तो उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा चुने गए वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा उस समय उस बैठक की अध्यक्षता किया जाएगा, यह भी याद रखेंगे। लोकसभा स्पीकर के पास पावर क्या है, मनी बिल के बारे में, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय, अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। यह आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के तहत लिखा गया है, यह भी याद रखेंगे। यदि लोकसभा अपने कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य प्रस्ताव यदि लोकसभा में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर के सामने रखा जाएगा, और यदि लोकसभा नहीं चल रही तो ऐसी परिस्थिति में यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि लोकसभा का सत्र तभी चल पाएगा, कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उसमें उपस्थित होना चाहिए। किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए इतना सदस्य अनिवार्य है, उस बैठक में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो कोई भी मेंबर खड़े होकर अध्यक्ष को यह बता सकते हैं कि मैम अभी सत्र को आयोजित नहीं किया जा सकता है, अभी सदन को नहीं चला जा सकता क्योंकि इसका कोरम जो है वह पूरा नहीं है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होना चाहिए। अनुच्छेद 94 में क्या है, आर्टिकल 94, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। वे अपने पद से खुद व त्याग दे सकते हैं, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उनको पद से हटाया जा सकता है यदि वो उसका उल्लंघन करते हैं। तो यह यदि पद का अध्यक्ष का मतलब रिक्त पद है तो उसको भरा जाएगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 94 में किया गया है। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भारत की संविधान कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझने का प्रयास किए और यह कोशिश किया गया जो आपको एक एक आर्टिकल के बारे में अच्छे से समझाया जाए। और आप उम्मीद करेंगे कि आपको जितना भी आर्टिकल अभी तक बतलाया गया तो यह सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।